हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास हो चुका है, ठीक है। और मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ बच्चों के लिए, ताकि उनको कुछ एक क्लैरिटी मिल जाए अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होता है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है, उसका एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए एकदम। क्योंकि हम पूरा सिलेबस बाहर नहीं कर सकते, देखिए कोई भी पर्सन पूरा सिलेबस जल्दी बाहर नहीं करता, ठीक है। और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती बाहर करने की भी, क्योंकि आपको आपके जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपने देखा होगा, अगर आपने पेपर पैटर्न फॉलो किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। और आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे चैप्टर के पीछे कैसा होता है, आपको ना पेपर पैटर्न दिया होता है, एग्जाम पेपर पैटर्न, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब कौन सा क्वेश्चन है कि जो कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि आज जो वीडियो बनेगा, ठीक है, या आज जो वीडियो देख रहे हो आप, वो महाराष्ट्र एग्जामिनेशंस एचएससी बोर्ड, ठीक है, 2024 में मैथ्स के इम्पोर्टेंस के लिए है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों लोग के लिए कोई इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं होता है। बेसिकली अगर देखा जाएगा ना, तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए ना इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं होता, ना कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कैसे होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट समझता है, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझता है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैथ्स का पेपर दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है, सिंपल सा, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दैट इसमें आप पेपर अच्छे से दे सकते हो। मैथ्स में ऐसा कोई थियरी तो है नहीं कि चलो हाँ यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा या इतना क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बनाता मैथ्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन गैदर करके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग ये भी पूछते हैं कि चलो कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स है अपने पास, ठीक है। मैथ्स वन मैथ्स टू को लेके टोटल 16 क्वेश्चन, 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है। तो उसमें से इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो मतलब ही नहीं है ना। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा इस वीडियो में कि चैप्टर्स आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको दो पार्ट में बनाऊंगा। एक अपना पार्ट वन होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक पार्ट वन होगा अपना, और दूसरा होगा पार्ट टू, ठीक है। ऐसे दो वीडियो बनेंगे। तो जो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग के मैथ्स की प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट है, ठीक है, और बहुत सारे ने अभी स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम्स भी चालू होंगे कॉलेजेस में, या खत्म होने जा रहे होंगे। तो फिर भी नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैथ्स के अंदर। तो ये पार्ट वन है, आप इस पे टिक मार कर सकते हो। पहले तो हम यहाँ पे इंडेक्स में आएंगे, मैं पहले आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि कितने चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्लास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पेपर एनालिसिस किया हुआ है वहाँ पे मैंने फाइंड आउट क्या क्या किया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चे लोग मैथ्स वन में ज़्यादातर कहाँ से मार्क्स आते हैं, ये अपना चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 जो है, देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देख लो 50% यहाँ पे पोर्शन आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का चला गया, ठीक है। कितना, 50% पोर्शन, क्योंकि टोटल 80 चैप्टर्स है इसके अंदर, उसमें से आपका 4 चैप्टर्स है, ठीक है, वो आप कवर कर लेते हो, लेकिन 4 चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ्स वन क्या होगा आपका 40 मार्क्स का क्लास, कितना है 40, और मैथ्स में कितना है 40, तो कितना हो गया 80 मार्क्स का पेपर हो गया पूरा। अब इस 40 के अंदर क्या होता है ना आपको एक बात, ठीक है, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 12 मार्क्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये मैथ्स वन और मैथ्स टू में मिला के, तो दैट इसमें 24 मार्क्स का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं पेपर पैटर्न भी देख रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी है अपने पास। 12 मार्क्स का एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 12 मार्क्स का आपका मैथ्स वन मैथ्स टू का मिला के ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब 12 मार्क्स आपका पूरा ऑब्जेक्टिव में चले जाता है, ठीक है। तो 40 में से मतलब 80 में से आपका 12 मार्क्स चले जाता है किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में, या ऐसा समझ सकते हो आप कि मैथ्स वन के अंदर 6 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव जाता है, और बचा कितना इसका 34 मार्क्स, ठीक है। 34 मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना होता है खुद को। तो अभी किस तरीके से इसको करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अभी ये मैथमेटिक लॉजिक और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के मैथमेटिक लॉजिक मैट्रिसेस डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर्स है, ठीक है, अगर मैं इसका ही वेटेज निकालूं, ठीक है,
मार्क विद द ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन के साथ इसमें देख सकते हो आप, ये 8 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सिमिलर मेटाइसिस भी 8 मार्क्स के लिए आता है, और ये 7 मार्क्स का हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 9 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया 16, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे हो गया, मतलब 32। ठीक है, देखिए यहाँ पे 32 मार्क्स का ऐसे ही पेपर हो गया आपके पास, मतलब आप देख सकते हो 40 में से 32 मार्क्स यहाँ पे आप इजीली कवर कर सकते हो। और 6 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या कीजिए ना, जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है उसको फॉलो अप कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं 21 सेट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 21 सेट में जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसको भी फॉलो करो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और अगर टेक्स्ट बुक से आप कर रहे हो तो भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है, आप आराम से 12 में से अगर 10 मार्क्स भी ऑब्जेक्टिव भी निकालते हो तो वेल एंड गुड। देखिए आपका पेपर मैथ्स का बहुत ही अच्छा होगा फिर। देखिए जिन बच्चों का अगर इंटीग्रेशन या डिफाइंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है, या डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, अब वो सोचे कि इसकी तैयारी ना करे, तो भी एक तरफ से देखो आपका 50% पोर्शन यहाँ पे है। अगर नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे। साइंस वाले बच्चों के लिए कैसा होता है ना कि ये कंपलसरी हो जाता है, आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंटीग्रेशन से बन ही जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 32 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो क्लास। देखिए अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिए, हाँ, अगर मैं 4 चैप्टर को स्किप करूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये 4 चैप्टर्स को कवर करने के लिए, ठीक है, ये 4 चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से मैं इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर ना आपके पास टोटल 10 है एक्सरसाइज, ठीक है, और इसमें मैट्रिसेस में 6 है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी 6 है, और एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में 4 है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है ये मैं पहले बता देता हूँ। उसके आगे की जो 4 चैप्टर्स है उसमें से भी आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, बस उतनी एक्सरसाइज करके जाइए। आप कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर सकते हो और पेपर को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको मालूम है कि ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो उसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये आप मैट्रिसेस कैसे है ना, मैट्रिसेस कर सकते हो आप इसी तरीके से, कोई इतना कॉम सॉरी मैट्रिसेस बोलता हूँ, यहाँ पे मैथमेटिक लॉजिक कर सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर अगर अभी भी आप तैयारी करते हो तो आप अपना टारगेट बनाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एक्सरसाइज हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। आप आराम से 2 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए मैथ्स का, और 2 घंटा पूरा इसको कीजिए, ठीक है। 2 घंटे में मतलब आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सेल फोन तो दूर ही रखना है, सेल फोन बस आपको यूज करना है। आपको अपने अलार्म के लिए मतलब 2 घंटे का अलार्म सेट कीजिए, 2 घंटा हो गया भाई, इसको सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, मतलब 2 घंटा आपको सिर्फ मैथ्स के लिए देना है। याद रखिए टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, और जब आप कोई भी सम मतलब कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो जरूर आप मीठा या चॉकलेट खाते रहिए, देखिए, क्योंकि मीठा चॉकलेट खाने से क्या होता है ना कि आपका मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या करते हैं, आपके टेबल डेस्क पे चॉकलेट रखते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पेपर दे सके, ठीक है। आपकी एनर्जी बनी रहे इसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। पानी और चॉकलेट का जरूर यहाँ पे यूज करना है आपकी पढ़ाई के टाइम पे, एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सब करना है आपको। देखिए देखिए ये 1.9 ना बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉज आ जाते हैं। ये जो लॉज देख रहे हो आप यहाँ पे, ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल लॉजिकल का ये लॉज है, ठीक है। ये लॉज बच्चे लोग को बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। अगर अगर आप सही तरीके से समझते हो तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन कैसा है कि ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे लोग के लिए ये स्किप कर सकते हो, इसके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन साइंस वाले बच्चों को करना हो जाता है, ये आप स्किप कर सकते हो इजीली, आप इसको स्किप कर सकते हो 1.9 को। लेकिन 1.8 से लेके 1.9 10, ठीक है, ये आपको करना है। वेन डायग्राम आपके एग्जाम में बनते हैं, ये वेन डायग्राम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जो वेन डायग्राम है इतना, अगर आप 2 घंटा भी पेपर लेके मतलब सब्जेक्ट लेके कवर करने की कोशिश करते हो, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ अभी कि आप अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो ये 10 एक्सरसाइज आपको कवर करना है, जिसमें से एक एक्सरसाइज को स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा। याद रखिए मैथमेटिकल लॉजिकल इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। एक चैप्टर तो यहाँ से हो गया। मैट्रिसेस में देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाता है। मैट्रिसेस आपको करने ही चाहिए क्लास, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्योंकि देखो 4 चैप्टर अगर आपको स्किप करना है तो इसमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बच्चे लोग मैट्रिसेस के अंदर किस में मार्क आ जाते हैं, जो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं उसमें बच्चे लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। अगर आप उसको सही तरीके से समझ लिए तो भी। और दूसरा होता है
ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना कि इनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, जो कि वहां से क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। देन इसमें आते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के एक्सरसाइज इतने हार्ड नहीं है। 2.4 तक आपके हार्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2.3 में एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ठीक है। 2.4 में इतना नहीं है, क्योंकि देखो ये को फैक्टर्स, माइनर फैक्टर्स, इनवर्स, ये सब क्या है आपके एग्जाम में आते हैं, ये याद रखिए। हाँ, आपको क्या करना है, को फैक्टर, माइनर फैक्टर, ये सब करके जाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अभी देखिए मेरे ख्याल से ये 2.6 आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये है 2.6, हाँ। 2.6 में से दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दो ही मेथड है इसके अंदर, और एक वर्ड प्रॉब्लम इसमें से बनता ही है। मैं नीचे लेके जाता हूँ, आपको सॉल्व एग्जांपल से भी करना है तो कर सकते हो फॉलो। देख सकते हो यहाँ पे ये जो इनवर्स इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, और एक होता है रिडक्शन। तो ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड में दोनों मेथड पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें से कोई क्या होता है ना कि ये जो आप देख रहे हो पैराग्राफ, पैराग्राफ बेसिस पे भी पूछते हैं या वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे भी पूछते हैं रिडक्शन मेथड को, ठीक है। क्योंकि ये दो चैप्टर आपके लिए इजी है। बच्चे लोग को और कहाँ पे डाउट आता है, अपना डिफरेंशिएशन में ज्यादा डाउट आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी ग्रैप्स कवर कर लेते हैं, ग्रैप्स कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है इसको। देखिए ये जो फॉर्मूला टेबल है ना, ये फॉर्मूला टेबल को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसको याद कीजिए। और इसमें जो यूवी रूल है, यानी कि ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इसको कवर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझता है तो आप इजीली कवर कर सकते हो। और इन्होंने ये अच्छा किया हुआ है आपको कि ज़्यादा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं दिए गए, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज में आपको तीन तीन सब क्वेश्चन दिए गए, उसके अंदर भी आपको माइनर हेडिंग के अंदर देख सकते हो कि तीन तीन क्वेश्चन ही दिए हुए, ठीक है। ये तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए। देखिए ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन तो बनते ही है, और जो 3.2 है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लोग पूछते ही है, राइट ना। चेंज ऑफ द डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे लॉग की एक बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही है क्लास, ठीक है। मतलब अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन के अंदर ये सब करना पड़ेगा। 3.4 के साथ थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे है, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे देखो ये जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से बन जाता है ये सब क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे पैरामेट्रिक जो फंक्शंस है, ये जो थर्ड है, अगर जिन बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में डाउट है, तो वो मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि मैंने आपको इजी मेथड में समझाया है कि आप अपने डिफरेंशिएशन को किस तरीके से कवर कर सकते हो। पूरा इसका सोल्यूशन, एक्सरसाइज का सोल्यूशन, पूरा चैप्टर का सोल्यूशन मैंने अपने वीडियो में समझाया है, ठीक है। और मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको ईजी मेथड में समझ जाए, देखिए ज़्यादा हार्ड ना हो आपके लिए, ठीक है। पैरामेट्रिक जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पैरामेट्रिक का है, ठीक है, ये इसमें से एक क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। आप पेपर देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें से ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरह का इजी क्वेश्चन है, बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि ये देखा नहीं है, उन्होंने कभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, इसीलिए, देखिए, इसलिए ये हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन होता इजी है। ये देखिए ये 3.6 आ गया है, जहाँ पे आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, मतलब दो बार आपको डेरिवेटिव करने के लिए आता है। ये जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएट या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आपको ना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, इसीलिए इसको कहाँ पे पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। तो आप इसीलिए क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव से कवर कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता दूं कि रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स का फॉर्म होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। फिर अगेन उसको सॉल्व करने जाओगे तो फिर आपका रूट एक्स को फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो -1/4, ठीक है, ऐसा आपको आएगा फॉर्मूला, -1/4 रूट एक्स आ जाएगा। मतलब उसको सॉल्व करोगे तो इजी तरीके से आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो एक्स पावर 5 है ना यहाँ पे, तो ये 5 आगे आता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, 5x होगा, और पावर में 4 हो जाएगा, राइट। ये मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, अब इसलिए कर सकते हो। सेकेंड ऑर्डर करने जाओगे तो ये 4 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20x हो जाएगा यहाँ पे।
इस तरीके से। तो ये अपना आंसर आएगा और पावर में क्यूब आएगा। तो ये अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट है जो कि आपके ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। यार देखिए मैथ्स का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं स्किप करना है आपको। देखिए हर एक चैप्टर्स का, अगर आप जो चैप्टर कवर करते हो या नहीं कर रहे हो फिर भी आप उसको याद करके जाइए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया जाता है। यस, चलिए। तो ये बेसिकली आपको करना ही है यहाँ पे, राइट ना। 6.3.6 सॉरी, क्योंकि ये सब आपके आ जाते हैं और एक्टिविटीज तो आते ही है। याद रखिए जो कॉलेज में आपके, ठीक है, कॉलेज में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 10 या 20% क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं और रिमेनिंग आपके सिलेबस से बन जाते हैं। आते हैं अभी 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स में जो फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, इसके भी लेक्चर्स लिए हुए हैं मैंने। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के पूरे मैंने एक्सरसाइज को कवर किया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। देख लीजिए इसमें, देखो इसमें दो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में कि इसमें टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ये पूरे एक्सरसाइज से। फिर देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आ गया है, ठीक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आते ही ये पूरे एक्सरसाइज में, आपको इसमें सिर्फ चेक करने के लिए आता है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना चाहिए अगर आप अदर चैप्टर्स को स्किप कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में ज़्यादातर ये वर्ड प्रॉब्लम्स को लोग हाईलाइट करके पूछते हैं। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है आपके एक तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स है और एग्जाम में आते हैं। उसके रिलेटेड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो, यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना होता है, आपको टू ऑर्डर डिफरेंशिएट डेफिनेटली करना ही होता है, तो जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या है कि आप सिंगल सा डेरिवेटिव्स करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एप्लीकेशन डेरिवेटिव इन द इकोनॉमिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है न्यू, ठीक है, -P/D डी/डी/डी ये क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे जितने भी इधर पे आपके फॉर्मुलाज बन रहे हैं, जैसे कि टोटल कॉस्ट फंक्शंस हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या यहाँ पे डिमांड फंक्शंस हो गया, मार्जिनल डिमांड हो गया, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जीरो से लेके न्यू, फिर एक, ठीक है, जीरो इज लेस देन न्यू लेस देन वन, तो डिमांड इज रिलेटिवली इनलास्टिक, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है मार्जिनल डिमांड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन जो आपके पूरे एक्सरसाइज में एक ही बार दिया गया है, ये है अपना एमपीसी और एमपीएस ये वाला, और एपीसी और एपीएस, ठीक है। ये जो है एक ही पूरा एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व एग्जांपल में भी एक ही दिया हुआ है। इसको बोलते हैं ये देखो ये एमपीएस वाला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये सब फॉर्मूला आप याद रखना है, ठीक है। इजीली आपके पेपर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये 100% एक क्वेश्चन तो आते ही है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये 4.4 में सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो या उसको भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। और इसके बाद इसके बियॉन्ड इसमें मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। और ये मार्जिनल रेवेन्यू या तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में से भी देख सकते हो, यहाँ से ये मार्जिनल रेवेन्यू का ही है, ठीक है। इसमें से दो फैक्टर दिया होता है, एक फैक्टर आपको फाइंड आउट करना होता है जो कि आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछते ही है। और नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है, वो भी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैथ्स है ना, इसमें ज़्यादातर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कैसा होता है कि इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनते हैं। अभी आते हैं हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पे मैं आपको अभी नहीं लेके जाऊंगा, मैं सीधा चैप्टर नंबर आपको 7 लेके जाऊंगा। ये बहुत सारे बच्चे लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन स्किप ही कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। और इंटीग्रेशन के चक्कर में आप भी नहीं पढ़िए। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप स्किप करना ही बेटर समझिए क्योंकि एग्जाम टाइम है अभी, तो आप ज़्यादा ये अदर, ठीक है, अदर चैप्टर पे फोकस नहीं कीजिए, जो आता है आपको उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आते हैं क्लास, देखिए इसमें एक ही एक्सरसाइज है 7.1, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा आप इसको कवर कीजिए, ठीक है। ये देखिए 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको कवर कीजिए आप, राइट।
इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो पैराबोला के ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। देखो पैराबोला का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया होगा या आपके डाइजेस्ट होगा तो पैराबोला के कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे भी देख रहे हो रीजन बाउंडेड है दिया हुआ है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस है इसमें से पूछते हैं ज्यादातर पैराबोला के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछते हैं लोग। पैराबोला बेसिकली इस तरीके से दिखाई देता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, ये इलिप्स है, ठीक है, फाइन सॉरी ये भी पैराबोलाज है। ठीक है, ये रहा आपका इलिप्स। ठीक है, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन है, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ द इलिप्स या एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछते हैं लोग। तो ये चैप्टर 7.1 को आप मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने मतलब अदर चैप्टर स्किप किया हुआ है या ऐसा लग रहा है कि उनको मैथमेटिक लॉजिक या मैट्रिसेस या अदर सब्जेक्ट अदर चैप्टर जैसे कि डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डाउट आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए ना, इसमें ये 7.1, ठीक है, इसको भी इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको भी फॉलो कीजिए ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक चैप्टर कर लेना, और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एप्लीकेशंस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चैप्टर है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछते हैं, ये वाला डिग्री और ऑर्डर पूछते हैं। ठीक है, डिग्री एंड ऑर्डर भी बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने के लिए। मैं इसके आगे फिर आपको नहीं जाने बोलूंगा। ठीक है, इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत ही अच्छा हो गया आपके लिए। ठीक है, 8.1 7.1 को भी आप फॉलो कर लीजिए। तो इतने से क्या होगा ना, आपका अच्छा खासा मार्क्स निकल सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है 8.1 और या 7.1, देखिए 7.1 क्या होता है ना, आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछते ही है, और 8.1 का जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में बनते ही है। ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ही कम बनता है, लेकिन बन जाता है। ठीक है, वो आपकी लक के ऊपर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में इसके एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो ये जो हो गया आपका मैथ्स 1। देखिए मैथ्स 1 के अंदर इतने ही आपको पढ़ना है जितना मैंने मार्क करवाया, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तो आप कीजिए। ठीक है, और उसके बियॉन्ड 7.1 और 8.1 इसको बस फॉलो कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आपका अच्छा खासा मार्क्स कवर हो जाएगा। अगर आपने 3rd एंड 4th चैप्टर पे आपको डाउट आ रहा है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मैंने इजी मेथड में समझाया आपको, आप आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये मैथ